प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पूरब दिशा जन्म कुंडली की ये दिशा है। मतलब जन्म कुंडली में हमें जब दिशाओं का देखना होगा तो हम ये समझेंगे कि जो लग्न है ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसका अर्थ होता है जो यहाँ जिसे आप लग्न कहते हैं कि आपके जन्म के समय पे पूरब दिशा में मिथुन राशि का उदय हो रहा था, ठीक है। दक्षिण दिशा में मीन राशि विराजमान थी, पश्चिम दिशा में धनु राशि और उत्तर दिशा में कन्या राशि विराजमान थी। और जातक या जातिका के जन्म के समय पे आकाश मंडल के जितने भी ग्रह थे वो इन राशियों में विराजमान थे। सिंपल है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हर एक ग्रह की अपनी कक्षा है। हर एक ग्रह किसी न किसी राशि में घूमता है, वो आकाशीय क्षेत्र है और उस राशि के किसी न किसी नक्षत्र से उसका संबंध होता है। और वो जहाँ बैठता है एक सामान्य मनुष्य की भांति वो भी कहीं देख रहा होता है। और ये ग्रह कुछ और नहीं, हमारी कुंडली के रामकृष्ण हैं। सूर्य भगवान राम, चंद्रमा भगवान कृष्ण, मंगल नृसिंह भगवान, बुद्ध भगवान, देवगुरु बृहस्पति, वामन भगवान, वामनावतार भगवान का, शुक्र भगवान का परशुराम अवतार, शनि कक्षप अवतार, राहु वाराह अवतार और केतु मीनावतार। लग्न कुंडली के केंद्र में जितने ग्रह भरेंगे उतनी ज़्यादा कुंडली बलवान और मजबूत होती है और उसे सिद्ध कुंडली के तौर पे जाना जाता है। यहाँ कुंडली के केंद्र में कितने ग्रह बैठे हैं? 3 ग्रह। कौन कौन बैठे हैं? चंद्रमा बैठे हैं, जो कौन है? धन भाव के स्वामी। ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसे आपने 12 भागों में बांट दिया। तो एक एक भाग, चूंकि ब्रह्मांड पूरा 360 अंशों का है, एक वृत्त पूरा 360 अंशों का होता है, उसे आपने 12 भागों में बांट दिया। 12 भागों में बांटा तो एक भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 अंश का, दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 अंश का, तीसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 अंश का। ऐसे 30 जोड़ते जाएंगे तो करते करते यहाँ तक आते आते 360 अंश पूरा हो जाएगा। और जो एक एक भाग आपने बनाया है उसे राशि की संज्ञा दे दी गई। कोई आवश्यक नहीं है कि 12 राशियाँ हैं तो प्रत्येक राशि में कोई ना कोई ग्रह बैठा ही होगा। हो सकता है कि 1 से 2 से 3 ग्रह न बैठे हों, या फिर 3 क्षेत्र आकाश के ऐसे हों जो बिल्कुल ही खाली हों। या ये भी हो सकता है कि एक ही घर में यानी कि राशि में 1 से अधिक ग्रह बैठे हों, क्योंकि ग्रह तो 9 ही हैं और राशियां 12 हैं। तो अगर हम एक एक ग्रह को भी बिठाते हैं तो 3 घर तो वैसे भी खाली रहेंगे। जन्म कुंडली में खाली ग्रहों का होना उतना उत्तम नहीं माना जाता है। कोई ना कोई ग्रह अगर प्रत्येक घर में बैठा है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति की कुंडली कही जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छाई इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी कुंडली के केंद्र में कितने ग्रह बैठे हैं। तो मैं बात कर रहा था चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं। दूसरे कौन बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं। शुक्र कौन है? शुक्र हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी। इसका अर्थ है कि जब जातक का जन्म हो रहा था उस समय शुक्रदेव कन्या राशि में विचार कर रहे थे या विचरण कर रहे थे। उसी तरीके से मंगल देव धनु राशि में विचार कर रहे थे या धनु राशि में उनकी गति थी, और चंद्रमा धनु राशि का निर्माण कर रहे थे। ये चंद्र राशि है आपकी, ये लग्न की राशि है। तो हमारी कुंडली क्या बन गई? मिथुन लग्न और कन्या राशि। इसके अतिरिक्त बाकी के जो ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं? तो राहु देव कर्क राशि में जन्म के समय पे बैठे थे, सूर्य तुला राशि में बैठे थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी होगी। प्रत्येक ग्रह, जैसे एक इंसान जो है वो अपने डिपार्टमेंट में बड़ा ही सिद्धहस्त होता है, या ये कह सकते हैं कि वो उस क्षेत्र का मालिक होता है,
या ये कह सकते हैं कि उसको उसके बैठने लायक कुर्सी मिल गई तो वो बहुत इत्मीनान से सारा काम करता है। लेकिन जब उसे एक अच्छी कुर्सी नहीं मिलेगी या कमज़ोर कुर्सी मिलेगी तो उसे काम करने में तकलीफ भी होगी या उसको आराम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो ऐसे ग्रह बैठ रहे हैं जिनको आरामदायक कुर्सी नहीं मिली है। एक हैं सूर्य और दूसरे हैं शुक्र। ज्योतिष के मर्मज्ञों ने इन्हें नीच की संज्ञा दी है। मतलब एक ग्रह जो यहाँ बैठे हैं शुक्रदेव, ये कन्या राशि में नीच राशि के होते हैं। मतलब इनका जो सिंहासन है वो नीचे लगा हुआ है। ठीक वैसे ही सूर्यदेव तुला राशि में नीच संज्ञा में आ जाते हैं। मतलब इनका भी जो सिंहासन है वो नीचे आ गया है। अब सामान्य बात है कि व्यक्ति जो ऊपर बैठा है वो सबको देख रहा है, लेकिन जो नीचे बैठा है वो सब पे उसकी दृष्टि जाएगी नहीं। इस कारण से यहाँ पे ये जो दोनों ग्रह हैं शुक्र और सूर्य, ये कमज़ोर परिणाम करने वाले ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि उतनी मजबूती से जातक के जीवन के किसी भी क्षेत्र पे बहुत मजबूती से नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से जब समझेंगे और जब आप ज्योतिष के सिद्धांतों से अपना परिचय जानेंगे करेंगे तो एक सिद्धांत है, ग्रह कहाँ नीच का हुआ है। बात आती है मैं कहाँ कमज़ोर हो रहा हूँ, एक कमज़ोर भाव में कमज़ोर हो रहा हूँ या एक मजबूत भाव में कमज़ोर हो रहा हूँ। तो ये जो शुक्र यहाँ बैठे हैं ये मजबूत भाव में कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब भाव मजबूत है, राशि कमज़ोर है, क्योंकि ये इनका दिग्बल क्षेत्र है। दिग्बल का अर्थ होता है कि एक ग्रह, जो प्रत्येक ग्रह होते हैं वो किसी न किसी दिशा में बलवान हो जाते हैं। जैसे सूर्य दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं, वैसे ही जो चंद्रमा और शुक्र होते हैं वो उत्तर दिशा में बलवान होते हैं। तो शुक्र जो हैं वो उत्तर दिशा में बैठे हैं। यहाँ इनका नीच होना भी उतना ज़्यादा जातक को या जातिका को परेशान नहीं करेगा जितना ये यहाँ परेशान हो जाते। मतलब यहाँ ये नीच होकर के भी जातक के जीवन को सुखी बनाएंगे। और ठीक उसी तरीके से सूर्यदेव पंचम भाव में नीच हुए हैं, जो मूलतया इनका ही भाव है। मतलब नैसर्गिक रूप से सूर्यदेव को यही भाव मिला होता है, पंचम भाव। इस वजह से ये ग्रह भी यहाँ पे नीच होकर के उतना ज़्यादा डिप्रेस क्लास में नहीं जाएगा। नीच के तो हुए हैं पर फिर भी जातक को देने वाले बने हैं। मतलब उनके पास बल थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इतना नहीं कि वो जातक को बिल्कुल ही आशीर्वाद ना दे। आशीर्वाद मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ केतु बैठे हैं और इस भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और नवम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव एकादशवें भाव में नीच राशि में बैठे हैं। शनिदेव, जैसे मैंने यहाँ सूर्य और शुक्र को कहा था, वैसे ही शनिदेव भी मेष राशि में नीच कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब मैंने कल परसों एक सिद्धांत बताया था कि जन्म कुंडली में एक से अधिक ग्रह अगर उच्च के बैठे हों तो जातक को राजसिक सुख देते हैं। ठीक उसी के उलट ये सिद्धांत काम करता है कि जन्म कुंडली में एक से अधिक ग्रह अगर नीच के हो रहे हैं तो फिर संघर्षों का एक दौर शुरू हो जाता है। फिर जातक के व्यक्तित्व को, फिर जातक की व्यवहारिकता को, फिर जातक के स्वास्थ्य को, फिर जातक के चरित्र निर्माण को कमज़ोर करने लगता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच के हो गए, ये दोनों तो ठीक थे, यहाँ ये भी नीच के हो गए, जिनका नीच भंग सामान्यतया मंगल और सूर्य के कारण हो रहा है, पर सामान्य नीच भंग होगा। और यहाँ गुरु और शनि जब बैठेंगे एक साथ तो शनि का बल बढ़ेगा और गुरु नीच के शनि के कारण अपना बल भी कमज़ोर करेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए दशम और सप्तम स्थान के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि में बैठ गए। जातक के जन्म के समय पे 3 ग्रह नीच के थे। ये संघर्षों का एक दौर शुरू करेगा। ऊपर से जन्म कुंडली के बुध जो हैं, जो लग्नेश हैं, वो 6वें भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि मूलतः जन्म कुंडली के अष्टम भाव की राशि है। अभी पंचांग बाकी है। वृश्चिक राशि मूलतः जन्म कुंडली के अष्टम भाव की राशि है, जो रोग भाव में बन गई है। अब बुध जो वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान करेंगे। वात, पित्त और कफ तीनों ही गड़बड़ 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 होता रहेगा। मतलब हमें यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करने की आवश्यकता होगी। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं। मैं एक बार फिर से आपको आपकी कुंडली के नवांश चक्र से ग्रहों से परिचय करा देता हूँ। यहाँ लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। लग्न में ही चंद्रमा और केतु का भयंकर ग्रहण है।
27 अंश 14 कला के केतु और 27 अंश 41 कला के चंद्रमा। इस ग्रहण के कारण कई बार विवाह में दिक्कत आती है। मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव का स्वग्रही होना, अगर ये स्वग्रही नहीं होते, 8 नंबर की राशि भी इनकी ही होती है, अगर यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा है तो ये सामान्यतः ठीक ठाक है, ससुराल धनवान मिल जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पीछे शनि, आगे मंगल और यहाँ राहु, इसका अर्थ होगा कि इस जातिका के जीवन के दाम्पत्य में भी हमें बहुत सावधानी से विवाह ठीक करने की आवश्यकता होगी। नहीं तो शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब 6ठे 7वें और 8वें भाव पे पड़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक दोराहे और चौराहे पे ला करके खड़ा कर देने वाली स्थिति हो जाती है। ये बात भी थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे गुरु और सूर्य बैठे हैं जो व्यक्ति को कई बार मुंहफट और कड़वा बोलने वाला बना देते हैं। हालांकि चरित्र के मामले में ये कुंडली इस यहाँ पे दूसरे भाव के मामले में अच्छी बन रही है। लग्न में चंद्रमा केतु का ग्रहण, विवाह विलंब या विवाह में परेशानियां, जबकि दशमांसा चक्र में यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, यहाँ भी ग्रहण स्थिति है, यहाँ भी ग्रहण बन रहा है। उच्च के शनि है, शुक्र राहु के साथ है, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे जो कारोबार वगैरह की स्थिति बन रही है वो सामान्यतः ठीक ठाक है। मूलतया मैं इस कुंडली के प्रोफेशनल करियर से ज़्यादा चिंता व्यक्तित्व निर्माण और दाम्पत्य पे ही फोकस करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। विवाह जितना हो सके सावधानी से और सटीकता से जानने के बाद ही किया जाए। ये मैंने एक आपको ओवरऑल बात बता दी। अब ग्रह की स्थिति बताऊंगा और पंचांग बताऊंगा, उससे पहले ग्रह स्थिति बता दूं। 21 अंश 44 कला का लग्न पुनर्वसु नक्षत्र का, द्वितीय भाव में राहु 13 अंश पुष्य नक्षत्र के, शुक्र दिग्वली 8 अंश 52 कला के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य 24 अंश 57 कला के विशाखा नक्षत्र तुला राशि में, पंचम भाव के बाद षष्ठम स्थान में बुधदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में 4 अंश 31 कला के वक्री हैं, जबकि सप्तम स्थान में चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग बनेगा, यह लक्ष्मी संपन्न बनाएगा। अष्टम स्थान में केतुदेव व्यक्ति को भविष्य देखने वाला और मर्मज्ञ ज्योतिषी और बहुत सारे विषयों के बारे में चिंतन करने वाला बना देते हैं, जबकि एकादशवें भाव में गुरु और शनि गुरु के प्रभावों को कमजोर करते हैं। वहीं पे दशमांसा चक्र में यहाँ ग्रहण और यहाँ ग्रहण की जो स्थिति है वो जातक की कुंडली को कई बार उसके प्रभावों को मजबूत बनाने से रोक रहे हैं। अब आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूँ। अब आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। जन्म होता है आपका कार्तिक माह में। ऐसे लोग कई बार अपने जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण या जीवन में परेशानियों के आने के कारण ऊब से जाते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति कई बार आपके प्रभावों को कमज़ोर करेगी, इस वजह से अपने आप को मेंटेन करने की आवश्यकता यहाँ पे ज़्यादा होगी। कोई भी निर्णय कार्तिक माह वाले जल्दबाजी में कई बार लेने वाले हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु के बलवान होने के कारण या इनके प्रभावों में तीव्रता आ जाने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन का संघर्ष, करियर, दाम्पत्य और स्वास्थ्य के मामले में परेशान होते देखा जाता है। हेमंत ऋतु में लोग दूसरों के लिए तत्पर रहने वाले, सेवादार या सेवा करने में माहिर, हंसमुख प्रवृत्ति वाले, दूसरों को हंसाने में और बहुत ही एकदम जॉली मूड में रहने वाले होते हैं। दूसरों के काम के लिए ये सदैव तैयार रहने वाले, महत्वाकांक्षी और इच्छाओं की पूर्ति करने में तत्पर रहने वाले, मौज मस्ती से युक्त जीवन जीने वाले, खुश मिजाज प्रवृत्ति के होते हैं। जन्म होता है गुरुवार को। वार के अधिपति इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम स्थान के अधिपति हैं। यहाँ मंगल और गुरु का आपस में परिवर्तन महान राजयोग बनेगा, लेकिन नीच के शनि के साथ बैठने के कारण देवगुरु बृहस्पति का बल कमजोर भी होगा। हालांकि ये कुंडली यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि नहीं जाती तो ये और भी ज़्यादा डिप्रेस क्लास में चली जाती, लेकिन सामान्यतया ये एक अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव एकादशवें और पंचम भाव का बन रहा है। मैंने एक सिद्धांत बताया था, जब कभी भी सूर्य और शनि का संबंध एकादशवें और पंचम भाव का होता है तो व्यक्ति या जातक अपने जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों के बावजूद सफल होते देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आती हैं, लेकिन हाँ, ये बात 100% गारंटी से ये बात भी देखी जाती है कि जातक निश्चित रूप से सफल होता है, उसके जीवन में चाहे कितने ही परिस्थितियों की मार उसे क्यों न झेलनी पड़े, पर अंततोगत्वा विजय उसी की होती है। वार के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पे है
और वो सिंह राशि को देख रहे हैं, यहाँ तुला राशि को और यहाँ धनु राशि को। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य को बचाने में और व्यक्ति के सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि करने में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जातक के लिए लाभदायक रहेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के जन्मे जातकों में एक सकारात्मक बिहेवियर देखने को मिलता है, उनका प्रभाव मजबूत होता है, इक्ष्वाकु होते हैं, इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और सदैव सबको खुश और प्रसन्न करने वाले ही होते हैं। कई बार इनको दूसरों के लिए जितना तत्पर होते देखा गया है उतना वो अपने लिए तैयार नहीं होते। इस अवस्था में भी कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मूल नक्षत्र, वस्तुतः इसका जो मूल नक्षत्र तो वैसे ये केतु का नक्षत्र है, पर इसका जो देवता है वो राक्षस ही इसके देवता हैं, जो नैऋत्य कोण की तरफ वास करता है। ऐसी अवस्था में जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उन्हें ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। और साथ ही साथ जीवन में जब कभी भी कोई परेशानी आए तो इस मंत्र का 5 से 7 हज़ार बार या तो स्वयं से अनुष्ठान करा लेना चाहिए या किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके पूजा करा लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो आक के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा जीवन पर्यंत करनी चाहिए। गणेश संकटनाशक स्तोत्र हो सके, क्योंकि ये काम ना, जो ये नक्षत्र है मूल संज्ञक, ये मूल नक्षत्र है, ये काम रोकता बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी काम करने चलेंगे, आरंभ में एक ऐसी बेड़ा लग जाए जिससे मन करेगा कि नहीं मुझसे होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को बहुत ही सर्वोत्कृष्ट बना देता है। आरंभ में परेशानी आएगी, कोई भी काम करेंगे, विवाह हो, दाम्पत्य हो, मित्रता हो, कारोबार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर एक काम में आरंभ में दिक्कत आए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सस्टेन कर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपको सफल भी बना देता है। और ये थोड़ा मोड़ा सफल नहीं बनाता, ये बहुत उच्चतम स्थिति में ले जाकर के व्यक्ति को स्थापित कर देता है। ये मूल संज्ञक नक्षत्र की बात है। सुकर्मा योग ये बहुत सामान्यतया ठीक माना जाता है और ये इसके प्रभाव जातक के लिए लाभदायक होते हैं। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण, इस वजह से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और न्यायप्रिय भी है। न्यायप्रियता और बढ़ सकती थी या बढ़ जाती अगर शनि नीच के नहीं होते तो। सूर्य नीच के हैं, इसका अर्थ है कि आत्मविश्वास कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर हैं, पेट कमज़ोर है और शुक्र कमज़ोर हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि फेफड़ा कमज़ोर है, चतुर्थ भाव फेफड़े का होता है। नेत्र ज्योति कमज़ोर है, अनुभव कमज़ोर है, व्यक्ति बार बार एक ही गलती भी कर सकता है, घर में कलह का वातावरण बन सकता है, विवाह में दिक्कत हो, विवाह पसंद आने में दिक्कत हो, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती। ये आपकी कुंडली का पंचांग है जिसमें सामान्यतया मुझे अच्छी चीज़ तो क्या ही मिली, पर हाँ इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि कम से कम शुक्ल पक्ष का जन्म है और रात्रि का जन्म है 21:15। तो शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऊपर से जन्म कुंडली में मिथुन राशि जो बनी है लग्न में, ये द्विस्वाभाविक राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो व्यक्ति को प्रोग्रेसिव तो बना ही देती है। आइए अब चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों की दूरी के आधार पर जातक की कुंडली का फलादेश शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा से सभी ग्रह। चंद्रमा के साथ ही मंगल बैठे हैं। ये चंद्रमा है धन भाव के अधिपति, मंगल है लाभ के अधिपति, लेकिन इस कुंडली के लिए मंगलदेव पापी ग्रह भी होते हैं। इस वजह से यहाँ धन भाव के स्वामी ऋण भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ ये ऋणेश होंगे, लाभेश नहीं होंगे। तो चंद्रमा और ऋण का संबंध है, इस वजह से व्यक्ति को कई बार जीवन में रोग, शोक, द्रोह, विद्रोह भी झेलना पड़ता है। और यहाँ ये चंद्रमा और मंगल व्यक्ति को नेचुरली अच्छा बनाते हैं, पर एग्रेशन भी देते हैं, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी देते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता भी सताती है। और सामान्यतया ये युति धनु राशि में होने के कारण 100% परिणाम भी देने वाली बन जाती है। चूँकि ये द्विस्वाभाविक राशि में युति बनी है, बाकी तो कोई ग्रह युति में है तो मेष राशि में बने हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा। पर यहाँ चंद्रमा और मंगल जो बैठे हैं ये इस युति से ज़्यादा कारगर हैं, लेकिन निगेटिवली भी अप्रोच जातक को कर सकते हैं। कई बार महत्वाकांक्षा की वृद्धि, हालांकि व्यापारिक योग और व्यक्ति संपन्न तो होता ही है, पर ऋण का लेन देन भी जीवन में बना रहता है। ऐसी अवस्था में कि जब शत्रु या छठे भाव के स्वामी सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को नौकरी करने वाला भी बना देते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ जो स्थिति बनी है, इसके तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं, इससे पंचम स्थान में गुरु बैठे हैं और गुरु जन्म कुंडली में इस भाव पे अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं और गुरु मंगल का परिवर्तन भी है। इस हिसाब से यहाँ पे व्यक्ति की कैपेसिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, समझने की शक्ति बड़ी अद्भुत और अनोखी हो जाती है और सामान्यतया इसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं पर सामान्यतया बेहतर कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे धन भाव के स्वामी का संबंध ऋण भाव के स्वामी से हो रहा है। इस वजह से जीवन में कुसंगति, विसंगति, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल जो आप कहते हैं ये आती रहेंगी। विशेषतया चंद्रमा और मंगल कुछ देने चाहेंगे, देने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत गड़बड़ी के साथ देते रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा से दूसरे भाव में जो केतु बैठे हैं वो व्यक्ति को एक पक्षीय बना देते हैं। एक पक्षीय बनाने का अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति एक लेवल तक सिर्फ इमोशनली लोगों से कनेक्ट होता है, उसके बाद लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और बाद में वो पश्चाताप करता रहता है। मतलब कि सामने वाले पे जल्दी विश्वास कर लेना और अपना नुकसान उठा लेना या कर लेना। तो ये चंद्रमा से द्वितीय भाव के केतु बनाते हैं। विचार वहाँ से भी दिमाग में उस तरीके के भी विचार बन रहे हैं जहाँ नहीं बनना चाहिए या जहाँ पे दिमाग नहीं जाना चाहिए, मतलब विचारों में विषमता है। उसी चंद्रमा से 5 घर आगे गुरु व्यक्ति को यशस्वी, ज्ञानी, सुखी और व्यवहारिक बना रहे हैं और जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ आ रही हैं ये इसी चंद्रमा और गुरु से आ रही हैं। मंगल लग्न पे देख रहे हैं, शनि भी मंगल लग्न पे देख रहे हैं, ये जीवन में संघर्ष देने वाली स्थिति बन जाएगी। तो चंद्रमा से पंचम स्थान के जो शनि होंगे वो जातक के दाम्पत्य, विवाह, संतान, क्रिएटिविटी, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों में कमजोरी देने वाले भी बनेंगे। लग्न पे पापक ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के संघर्षों को बढ़ा देता है। लग्न के अधिपति बुध हैं, जिन पे राहु की दृष्टि, उनके ठीक पीछे सूर्य नीच के, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। लग्न के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, इस वजह से संघर्ष है, मतलब हमें सावधान होना ही होगा। उसी चंद्रमा से 8 घर आगे राहु व्यक्ति के दिनचर्या को गड़बड़ भी करेंगे या कई बार दिमाग में उस तरीके के प्रश्न लाएंगे जहां नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का समझने वाला, तत्व को समझने वाला, चिरंतन सुखों को जानने वाला, रिसर्च में जाने वाला, प्रोफेसर हो जाए, व्यवस्थापक हो जाए, ज्योतिषी हो जाए, उसके बाद आप जो है वो क्या बोलते हैं कि पूजा पाठ से संबंधित काम करने वाला, कुरियर सर्विस में काम करने वाला, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला, रिसर्च में काम करने वाला, व्यवस्थापक, किसी भी विषय का जो व्यवस्था जो होती है उसको बनाने वाला होता है, मैनेजमेंट करने वाला। वहीं चंद्रमा से दशम स्थान में शुक्र व्यक्ति के सुंदर दाम्पत्य की नींव रखेंगे। मतलब यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र जब एक दूसरे से केंद्र में जाएंगे तो यहाँ व्यक्ति का दाम्पत्य सुखद होगा। और वहीं एकादशवें भाव में सूर्य व्यक्ति को माता और पिता का सुख देंगे और सामान्यतः थोड़ा कमज़ोर ही सही पर प्यार देते रहेंगे। हालांकि यहाँ पे कई बार उनका विरोध भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है और हमें कई बार जातक कुछ ऐसा निर्णय ले सकता है जिसमें माता और पिता की नाराज़गी हो और उनके नाराज़गी के बावजूद व्यक्ति कुछ काम ऐसा कर दे जिसके कारण उनकी नाराज़गी और बढ़ जाए। यहाँ पे हमें इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जीवन में जिससे माता और पिता का आशीर्वाद कम मिले। चंद्रमा से 12वें घर में बुध सामान्यतः ठीक ठाक परिणाम देंगे, हालांकि ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कई बार बोलने वाला या वाचाल प्रवृत्ति का बना देते हैं। अब मैं यहाँ तक तो चंद्रमा के बारे में बता दिया कि चंद्रमा से विभिन्न ग्रह ऐसे बैठे हैं तो कैसा फल करेंगे। अब मैं आपका ध्यान एक एक ग्रह के नक्षत्रों पे लेके आता हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं, सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात होगी कि वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो सूर्य लग्न कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं कहाँ, पंचम भाव में नीच के। जिनका अधिपति केंद्र में बैठा है वो भी नीच का बैठा है और जहाँ वो बैठे हैं उस भाव का अधिपति छठे भाव में है। ये नौकरी का एक प्रभाव दिखा रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा सप्तम स्थान में लाभेश के साथ बैठे हैं, लग्न पे शनि का प्रभाव है। तो ये जो स्थिति बन रही है ये भी सरकारी नौकरी या पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना या स्वतंत्र कारोबार, इन तीनों में से अगर देखते हैं तो सबसे पहले नौकरी, उसके बाद व्यापार और पिता का कारोबार या पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना। तीसरे नंबर पे प्राइवेट नौकरी का योग लगा है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो सूर्य बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में,
नवांश चक्र में वो पंचम भाव के स्वामी होकर के वृष राशि में बैठे हैं अपने मित्र के साथ, जबकि दशमांशा चक्र में वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के 3 नंबर की राशि में छठे भाव में बैठे हैं। ये आपको चरित्रवान बना रहे हैं और ये सूर्य आपको एक संतति वाला बना रहे हैं। और ये सूर्य दरअसल अपनी दशा काल में आपसे कई बार आपके स्वास्थ्य की चिंता सताने वाली है, ऐसा भी अंदेशा दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये कई बार आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य और आपके रिसर्च को प्रभावित करने वाला बन रहे हैं। मतलब सूर्य की दशा में हमें इस बात को लेकर के सावधान होना होगा कि हमारा रिसर्च किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ दिमाग लगा रहे हैं, हमारा निर्णय कैसा है, और हम अपने माता और पिता के साथ साथ अपने संतान और अपने पति के प्रेम को कितना प्राप्त और कितना दे रहे हैं। उसके बाद इस सूर्य की महादशा में जब कभी भी शुक्र का अंतर आए, जब कभी भी राहु का अंतर आए, जो कि अभी चल रही है, सूर्य की ही महादशा चल रही है 2025 के मार्च से, और उसी सूर्य की महादशा में जब कभी भी राहु का अंतर और शुक्र का अंतर मैंने कहा, और उसी सूर्य की महादशा में जब कभी भी शनि का अंतर आएगा तो हमें आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान करेगा, हमारा काम विलंब करेंगे। इनको ठीक करने के लिए सामान्यतया नियमित दिनचर्या का पालन करें, सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दें, अपने कमरे की सफाई खुद से करें, और मैंने जो मंत्र कहा है ओम नैऋतये नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त जितना ज़्यादा हो सके रविवार के दिन मांस भक्षण तो बिल्कुल नहीं, मांस भक्षण के साथ साथ नमक का सेवन भी बिल्कुल बंद करें। ये बात आवश्यक होगी। हो सके तो गेरुआ, लाल और पीले रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ज़्यादा फायदा होगा। स्नान करने के जल में दही, इलायची या केसर वगैरह मिलाकर के भी स्नान करने से इससे संबंधित दोष दूर होते हैं। शिव जी को लाल चंदन या ठाकुर जी को लाल चंदन अर्पित करने से भी सूर्य से संबंधित ग्रह दोष समाप्त होते हैं। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा बैठे हैं आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र के, होते हैं धन भाव के स्वामी। ये योग जो चंद्रमा लगा रहे हैं ये आपको अपनी दशा काल में, मतलब चंद्रमा की महादशा में, अपने व्यापार पे भी विचार करवा रहे हैं। तो अगर हो सके तो आप सूर्य की दशा तक नौकरी करिए, उसके बाद चंद्रमा की दशा में अपने कारोबार पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठे हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और दरअसल वो आपको बहुत ज़्यादा सीधा कई बार बना देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति आसानी से, सरलता से किसी के ऊपर विश्वास करता है और बाद में उसका नुकसान उठाता है। नवमांश चक्र के आधार पर वो चंद्रमा सुख भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, भयंकर ग्रहण में हैं। इस वजह से विवाह से पहले सावधानी, अच्छे तरीके से जांचना परखना होगा। और चंद्रमा की स्थिति लग्न और नवांश चक्र के आधार पर, दशमांशा चक्र के आधार पर व्यापारिक ज़्यादा बन रही है। इस दशा काल में आपकी दिनचर्या ठीक होगी और मन शांत रहेगा। उस चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर, शनि का अंतर और राहु का अंतर, साथ ही साथ बुध का अंतर आपको परेशान कर सकता है। इस वजह से चंद्रमा की महादशा में इन ग्रहों का अंतर आपको कष्ट न दे। ऐसी अवस्था में नियमित रूप से शिव जी के मंदिर का दर्शन, शंख का दान, चांदी के वस्त्रों, चांदी का चेन हो जाए, चांदी का बर्तन हो जाए, इसके बाद शिव जी को चांदी से संबंधित माला वगैरह हो जाए, ये भी आप धारण कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। चांदी का दान करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शंख हो जाए, मोती की माला हो जाए, ये सब भी शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर का धोना और नियमित दिनचर्या का पालन करना। वर्तमान पे चंद्रमा की दशा में फोकस करने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा की दशा में अपना डेली रूटीन ठीक करना होगा, नहीं तो वहाँ से कई तरीके की बीमारियाँ और परेशानियाँ आ सकती हैं। मंगल की बात करेंगे। मंगल इस कुंडली के लिए सामान्यतः अच्छे नहीं होते। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें और छठे भाव के स्वामी होकर के पापी भाव के स्वामी होते हैं, उपचय भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं। यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों बाधक भी हो जाएंगे, क्योंकि द्विस्वाभाविक राशियाँ जब केंद्र में बनती हैं तो सप्तम भाव बाधक भाव होता है। इस अवस्था के कारण यहाँ पे चंद्रमा और मंगल, मैंने इस वजह से भी पूर्व में जो मंगल के बारे में चर्चा की थी, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। मतलब इन दशाओं में आपको उतना मजबूत और श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि इस दशा काल में कई बार दाम्पत्य, परिवार, रूटीन, स्वास्थ्य, दिनचर्या, व्यापार, पड़ोसियों के साथ संबंध, ये सब थोड़े डिग्रेडेशन में जाएंगे। मतलब हमें यहाँ शांत होना होगा और परिणाम की चिंता नहीं करके सिर्फ अपने कर्तव्य के पथ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मंगल आपकी कुंडली में
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में, नवांश कुंडली में वो वृश्चिक राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में बैठे हैं लाभेश होकर के अष्टम स्थान में। लग्नेश भी होते हैं, लाभेश होकर के जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में, यहाँ पे लग्नेश होते हैं, अष्टम में बैठे हैं। इस अवस्था में मंगल की दशा में व्ययकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य, रक्तपीत की समस्या, कई बार क्रोध और एनर्जेटिक प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस भी मंगल की दशा में देखने को मिल सकती हैं। उस दशा काल में कई बार दाम्पत्य या ससुराल वालों से मतभेद भी बढ़ सकता है। उस मंगल की दशा में हमें अपने घर परिवार के साथ सुखद माहौल कैसे बनाया जाए, इस पे फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि ये तीनों ही दशाएं अभी आने वाली हैं। सूर्य चल रहे हैं 6 साल चलेंगे, उसके बाद चंद्रमा 10 साल, फिर मंगल 7 साल। तो ये जो दशाएं हैं ये आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्रीम पीरियड है आपका। इसी में हमें सब कुछ प्राप्त भी करना है और इसी में हमें ये सारे संघर्ष भी देखने को मिलेंगे। मंगल की दशा में पारिवारिक संघर्ष ज़्यादा हो रहा है, उस समय अपने आप को शांत करना होगा, गंभीर बनाना होगा और बहुत ज़्यादा किसी को सफाई देने से बचनी चाहिए। चुपचाप शांति से अपना काम करना होगा। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में बुध की बात करते हैं तो बुध आपकी कुंडली में लग्नेश होकर के अवयोग लगा रहे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं और नवांश चक्र में वो सिंह राशि का प्रभाव दिखा रहे हैं। दशमांशा चक्र में वो सिंह राशि में जा रहे हैं। इस वजह से बुध की दशा में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध की दशा में नौकरी और आपका जो लेवल है, समस्या को समझने का, प्रतिरोधक क्षमता जो है, स्वास्थ्य को ठीक करने का जो बल है, ये सब ठीक होगा। हालांकि वात पित्त कफ इस दशा काल में फिर भी थोड़े बहुत डिसबैलेंस होंगे, पर फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से बुध की दशा में या अंतर्दशा में चीज़ों को हैंडल करने में सफल होंगे। वो बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर मंगल की दशा में फैशन की तरफ रुझान बढ़ेगा, सामाजिकता बढ़ेगी, जो सांसारिक चीज़ें हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी। जबकि बुध की महादशा में न्यायप्रियता बढ़ेगी और उस बुध की महादशा में व्यक्ति की सामाजिक स्थितियां तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ समस्या को समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और छोटे मोटे संघर्षों के साथ व्यक्ति सफल होता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो वृष राशि में जा रहे हैं, दशमांशा में भी वृष राशि में जा रहे हैं। गुरु की महादशा आपके दाम्पत्य, परिवार और व्यापार से धन जोड़ने वाली होगी। अनुभव भी मिलेगा, चरित्र का बल बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, थोड़े कमजोरी के साथ, क्योंकि नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, इस वजह से वो अपना प्रभाव थोड़ा कमजोर अवश्य ही करेंगे। ग्रह नीच के साथ बैठता है तो अपना प्रभाव कमजोर करता है। शनि और गुरु का सिद्धांत कहता है कि शनि और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। इस अवस्था में यहाँ अष्टम और भाग्य का बल बढ़ेगा, जबकि सप्तम और दशम का बल कमजोर होगा। या इन भावों के स्वामी होने के कारण गुरुदेव थोड़े कमजोर परिणाम करेंगे, मतलब कारोबार, व्यापार, दिनचर्या और सामाजिकता और साथ ही साथ दाम्पत्य वगैरह। मतलब हमें यहाँ पे गुरु की दशा या गुरु का प्रभाव यहाँ से कमजोर करते नजर आ रहा है। गुरु धन देंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और इतना ही नहीं, वो आपको अपनी दशा काल में कई बार थोड़ा दूर जाकर के भी अगर धन देते हैं, थोड़ा ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा घर से दूर जाना पड़े, तो उसे भी आप स्वीकार कर सकते हैं। अनुभवी बनाएंगे और आपको सारगर्भित बात करने वाला भी बनाएंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12वें के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान में दिग्बली बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य जन्म कुंडली में पंचम स्थान में बैठे हैं। इस आधार पर नवांश चक्र में जो शुक्र हैं उनका नीच भंग यहाँ पे हो जा रहा है। यहाँ नीच के थे, यहाँ उच्च के हो गए। इस वजह से शुक्रदेव का नीच भंग राजयोग माना जाएगा और यहाँ पे शुक्रदेव का कमजोर होना जातक के जीवन को परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पे कोई असर उसका गलत नहीं है। मतलब यहाँ पे शुक्रदेव को हमें जरा भी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली थे और यहाँ उच्च के भी हो गए। जातिकाओं की कुंडली में 12वें भाव के शुक्र खराब नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पे जीवन के समस्त सुखों से व्यक्ति को लाभान्वित होते देख रहा हूँ। और शुक्र कम से कम यश, मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, रोग और इन सभी चीज़ों से अच्छाइयाँ देंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, समस्या को समझने की शक्ति बढ़ जाए, भगवान में प्रीति बढ़ जाए, व्यय संतुलित हो, ऋण से मुक्त हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा दें। ये सारी चीज़ें शुक्र की महादशा या अंतर्दशा में होते दिख रही हैं। शनिदेव इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण दोषयुक्त हो जाते हैं। आयु से संपन्न बना रहे हैं। स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें पहले से जान जाता है, जो कह देता है वो कई बार पूरी हो जाती है। ज्योतिष में रुचि रहती है, रिसर्च बहुत तगड़ा होता है और व्यक्ति के काम शनि की महादशा में
बिगड़े काम भी बन जाते हैं। यहाँ तक कि शनि की महादशा में कई बार ऐसे काम भी हो जाते हैं जिसकी व्यक्ति ने कभी सोची समझी भी नहीं होगी कि ऐसा काम होगा। मतलब जो जीवन में कभी कभी अचानक से जो काम लाभान्वित करने वाला हो रहा है वो इसी शनि के कारण है। नक्षत्र के आधार पर वो शनिदेव भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र दिग्बली हैं, और शुक्र जो बैठे हैं वो एक तरीके से देखें तो ठीक बैठे हैं। मैं शुक्र के ऊपर शनि का बल या शनि का बल शुक्र से आता हुआ देख रहा हूँ। इस वजह से यहाँ पे शनि की दशा व्यक्ति के भाग्य और लाभ की वृद्धि करने के साथ साथ उसके जीवन के मजबूत पक्षों के उजागर करने को लेकर के हो रही है। मतलब शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, उनकी दशा में वर्षों से पेंडिंग काम भी होता दिख जाएगा। अपनी दशा काल में ये शनिदेव आपको नौकरी दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि दे सकते हैं, पिता की नौकरी और पिता के कारोबार में दिलचस्पी दे सकते हैं, मामा मामी से मतभेद दे सकते हैं, साथ ही साथ रोग से लड़ने की क्षमता दे सकते हैं, और आपके पद वृद्धि के संकेत भी यहाँ पे दे रहे हैं। और ये आपके कर्तव्य के पथ को उजागर करने वाले भी बन रहे हैं। मतलब शनि की दशा ठीक है। राहु और केतु आपकी कुंडली में धन भाव से राहु का संबंध है। इस वजह से कई बार थोड़ा अनुभव तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यक्ति धन तो कमा ही लेता है। शनि का संबंध अष्टम स्थान से, राहु का संबंध अष्टम स्थान से, मंगल का संबंध लग्न से, शनि का संबंध लग्न से, गुरु और मंगल का संबंध एक दूसरे से, शुक्र का संबंध पंचमेश होकर के चतुर्थ स्थान से। ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली को मजबूत और प्रबुद्ध बना रही हैं। तो मैंने इतनी बात कही। अब जरा आपको मैं इस कुंडली के मारक ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मुख्य मारक कहा गया है। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। द्वितीय भाव भी मारक होता है, तृतीय भाव भी मारक होता है। 12वां और 8वां मारक नहीं होते, बशर्ते ये आपकी समस्या को बढ़ा देते हैं। 12वें भाव के अधिपति में जो बीमारी लगेगी वो लंबी खिंच जाएगी। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मारता नहीं है। मृत्यु का मूलतः कारण सप्तम और द्वितीय ही होते हैं। मृत्यु के कारण भी इन्हीं भावों से देखे जाते हैं। द्वितीय भाव में बैठा ग्रह, द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध शनि मंगल राहु केतु से, तो द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा मारक होते नहीं है। मारक अगर जो गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा हैं, इनमें सबसे कम मारक दोष चंद्रमा को लगता है। सबसे ज़्यादा मारकत्व तो गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को, उसके बाद बुध को, और सबसे कम चंद्रमा को। उसके बाद सबसे ज़्यादा मारक ग्रह के रूप में शनि और मंगल ही जाने जाते हैं, राहु और केतु भी होते हैं। द्वितीय भाव से राहु का संबंध, द्वितीय चंद्रमा का मंगल के साथ बैठना और इनके ठीक आगे केतु का बैठना, अष्टम भाव के अधिपति शनि बनते हैं और इस कुंडली के लिए अष्टम भाव को देख रहे हैं। और लग्न पे शनि और मंगल का प्रभाव, द्वितीय भाव से राहु और मंगल का प्रभाव, या कह सकते हैं मंगल का संबंध चंद्रमा से। तो इस कुंडली के लिए राहु, इस कुंडली के लिए मंगल, और इस कुंडली के लिए केतु, और इस कुंडली के लिए शनि मारक ग्रह की भूमिका में होंगे। शनि कब होंगे? जब शनि की महादशा में केतु का अंतर होगा, उसी शनि की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर हो और मंगल का प्रत्यंतर हो, तब ये मारक प्रबल मारक बन जाएंगे। हमें कब कौन सा काम करना चाहिए? तो इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी होते हैं शनि और बुध। परस्पर दोनों एक दूसरे से 6वें 8वें बैठे हैं, लेकिन फिर भी बुध चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के वृश्चिक राशि में बैठे हैं और एकादशवें भाव में बैठे हैं शनि नीच के होकर के। मतलब हमें इस कुंडली में भाग्येश की दशा और लाभेश की दशा और साथ ही साथ सुखेश की दशा में सांसारिक जीवन से संबंधित कोई भी कार्य और निर्णय लेने में आसानी होगी। भले वो नीच के बैठे तो थोड़ा संघर्ष कराएंगे, पर ये ग्रह अच्छे बैठे हैं। सामान्यतः ये दशाएं आपके लिए सांसारिक, जैसे भूमि भवन वाहन का सुख हो जाए, ऐसा आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं अगर, तो भवन भूमि से संबंधित निर्णय के लिए आप चंद्रमा की दशा का, शनि की दशा का और काफ़ी हद तक बुध की दशा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र लेना हो, नौकरी बदलनी हो, जगह बदलना हो, कुछ व्यापार बदलना हो, तो केतु की महादशा या अंतरदशा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 4 और 6 रहेगा। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं तुला और कुंभ है। विवाह जिनसे आपका होना चाहिए धनु, कन्या, मिथुन और मीन राशि के जातकों से विवाह हो। विवाह की दिशा पूरब और उत्तर हो। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब दिशा में जा सकती है।
मित्रता तुला और कुंभ वालों से करें, शत्रुता सिंह धनु और मेष वालों से न करें। किसी भी शहर में जाकर के अपना काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए स अक्षर और म अक्षर या च अक्षर ये आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं। नक्षत्र, मूल नक्षत्र में दान करना चाहिए और विशाखा, अनुराधा, पुष्य, भरणी, उत्तरा, फाल्गुनी इन नक्षत्रों में कोई भी काम किया जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं आपसे चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं अभी ग्रह की, जैसे सूर्य की चल रही है, तो सूर्य के बाद मंगल, केतु, राहु, शनि, बुध और शुक्र ये सब आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं और ये आपके जीवन को नुकसान होने से बचा रहे हैं। जबकि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा कई बार संघर्ष की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं या आपको थोड़ा चला रहे हैं। संतान का सुख इस कुंडली में 100% है। माता पिता का प्रभाव इस कुंडली में जरा भी दिक्कत वाला नहीं है। माता पिता का संपूर्ण सुख मिलेगा। भाइयों का सुख भी इस कुंडली में सामान्यतः ठीक है, प्रेम उनका है, थोड़े बहुत संघर्ष तो होते ही रहते हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में शनि के कारण है और जड़ से मकान खरीदने का योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। अरिष्ट चक्र के आधार पर आपको अपने फेफड़े का ध्यान रखना होगा, पेट का ध्यान रखना होगा। बाकी इस कुंडली में ऐसी कोई लंबी बीमारी का खतरा नहीं है। विद्या अध्ययन में आप पढ़ाना, प्रोफेसर, बैंकिंग इन सभी क्षेत्रों से भी धन कमा सकते हैं। इंटरनेट से जोड़ करके भी आपकी कुंडली में धन कमाया जा सकता है। आपकी कुंडली चरित्रवान बहुत है। पूजा पाठ आदि में मन आपका लगेगा और उसमें आपका मन संतुलित है, इसमें ज़रा भी संदेह मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी अब आजकल के जनरेशन की बात है, यहाँ लोग पूजा पाठ में थोड़ा कम विश्वास करते हैं, इस वजह से कमज़ोर होती हैं चीज़ें। व्यक्तित्व पे हमें और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम धन बचा सकते हैं, हमारे पास धन बचेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। हमारा दिमाग शांत है, हम बिल्कुल अच्छी नींद ले रहे हैं, उसको हमें खराब नहीं करना है। समय पे सोना, समय पे जागना, प्राणायाम इन सभी चीज़ों से अपने आप को जोड़ के रखें। प्रेम हमें मिलेगा समाज का। नौकरी और व्यापार में पहले सरकारी नौकरी, दूसरे नंबर पे अपना काम, तीसरे नंबर पे प्राइवेट नौकरी। इसके बाद आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, बनते बनते सारे काम बन जाएंगे। न्याय थोड़ा कम है इस कुंडली का। धर्म क्षेत्र में रुचि है, दान पुण्य पूजा पाठ ये सब होगा इस कुंडली में। हाँ, करियर में थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है, जबकि प्राप्त आप जो करना चाहते हैं वो लगभग संघर्षों के साथ शनिदेव देते नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में विदेश गमन का कोई विशेष योग नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।